आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों में रह जाएगा सारा ये जहाँ। मंजिल नई है, अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अंकित लाल लिला एजुकेशन सेंटर की तरफ से एक आखिरी सेशन आज ले रहा हूँ BHU BCom एंट्रेंस या BCom एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल अपीयर कर रहे हैं। और बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से। आप कल शायद अकेले ही जाएंगे एग्ज़ामिनेशन देने, लेकिन आपके साथ में हमारी बेस्ट विशेज़ होंगी, ठीक है। और हमारी यादें तो शायद हमेशा रहेंगी, आगे भी हमारा साथ बना रहेगा बहुत सी और चीज़ों के लिए। लेकिन आज जाते जाते मुझे लगा कि एक आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊं। ये सेशन मैं लाइव इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका ज़्यादा टाइम इसमें एंगेज हो। हम जब लाइव चैट करते हैं तो थोड़ा और टाइम लग जाता है, तो आई वांटेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल। कुछ आखिरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। 2-3 मिनट की कुछ बातें और बताएंगे और फिर बस आप अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा। अजय सर आपके लिए एक और लास्ट सेशन, कुछ लास्ट मिनट टिप्स का एक शाम तक में अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, उसको आप देखिएगा। ये मेरी तरफ से आखिरी एक एजुकेशनल कंटेंट था फॉर एंट्रेंस स्टूडेंट्स, सो डू वॉच इट वेरी केयरफुली। मनी एंड बैंकिंग में हमने आपको काफ़ी कुछ हेल्प कराया, लेकिन हमें लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि आप शायद क्लास 12th में पढ़ते नहीं थे और अभी भी आपसे वो पूछे जा सकते थे, इसके रिगार्डिंग बहुत से कन्फ्यूजन्स होते थे। हमने उन सभी टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट में कंपाइल कर लिया है। मनी की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने बहुत शॉर्ट में कंपाइल कर लिया है। इसके नोट्स हमारे वेबसाइट पर अपडेटेड हैं, हम आपको वेबसाइट पर भी अपडेटेड हैं, आप उसको देख लीजिएगा। डाउनलोड सेक्शन में आप कई बार जाके उसको चेक करते होंगे, उसको आप चेक करिएगा। हम फटाफट इस कंटेंट के ऊपर में आ रहे हैं, आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा, फिर से आपसे कहेंगे, कंटेंट है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा था। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में डील किया जाता है और अभी भी आपसे किया जा सकता है, पूछा जा सकता है इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आखिरी सेशन आपके साथ। टाइप्स ऑफ मनी देखिए, हम लोगों को मालूम है कि कई तरीके से हम लोग मनी को क्लासिफाई करते हैं। फ्यूडेशियरी मनी, फिएट मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। लेकिन ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हमसे MCQ में पूछे गए हैं। मेटेलिक मनी और पेपर मनी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ मेटेलिक मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी। On the other hand, paper money can be classified into representative money, convertible money, inconvertible money and fiat money. अब फटाफट हमने सबकी डिस्कशन की है। मेटेलिक मनी का मतलब बेसिकली कि मनी इज मेड अप ऑफ सम मेटल। नाउ इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैंडर्ड मनी, it can be classified into token money. Standard money is that money which is basically full bodied money. full bodied money को हम लोग standard money कहते हैं। मतलब इसके अंदर में जितना इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जितनी इसकी मेटल की वैल्यू होती है, उसे हम लोग कहते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो इसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे मान लो अगर 10 रुपये लिखा हुआ है तो 10 रुपये का मेटल उसमें होगा। आज के समय में ऐसे मनी नहीं बनती है। आज के समय में स्टैंडर्ड मनी इज़ नॉट इन सर्कुलेशन जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो। बट स्टैंडर्ड मनी ऐसा मनी होता था जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती थी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल मनी या फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और जिसकी फेस वैल्यू सेम हो, जिसकी मेटल की वैल्यू मतलब 10 रुपये तो 10 रुपये का उसके अंदर में मेटल भी होगा। स्टैंडर्ड कॉइन्स आर मेड अप ऑफ प्योर एंड सुपीरियर मेटल्स। इसमें सुपीरियर मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल होते थे, आज के समय में ये इस्तेमाल होता ही नहीं है। कॉइन्स आर मेड ऑफ वेल डिफाइंड वेट एंड फाइननेस। देयर इज फ्री कॉइनेज। फ्री कॉइनेज का मतलब कई लोग हमसे पूछते थे, इसका मतलब ये होता है कि आप जितने चाहें उतने कॉइन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द गिवन मेटल। आप मिंट में जा करके गोल्ड दे करके आप गोल्ड कॉइन्स जितने चाहें उतने बनवा सकते हैं। देयर इज़ फ्री कॉइनेज। अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपके पास वो मेटल है, वो मेटल दीजिए, मिंट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मिंट मतलब जहाँ पे कॉइन्स प्रोड्यूस होते होंगे वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू कॉइन्स। तो देयर इज़ फ्री कॉइनेज। हर एक चीज़ को इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है। लास्ट में हमने कुछ MCQs भी अटैच किए हैं, उनको बस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक गो थ्रू कर लेना, उसमें खास समझने मत लग जाना आज कुछ भी कि नहीं हमको कुछ बैठ के समझना है। बस एक बार गो थ्रू कर लेना सारे ही MCQs को, सब इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अटैच किए हैं, इसमें हमने रेफर नहीं करेंगे हम, आप पढ़ लेना उसको खुद से। इट इज़ एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब इसका भी सवाल आता है कि सर ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। आप जितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप आई कैन से
ये मनी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आज जो हमारी पेपर करेंसी भी है वो भी एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, हम जितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हैं, एक मिनिमम रिजर्व प्रिपेयर करते हैं और फिर जितना चाहें उतना हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मनी, they have face value equal to intrinsic value and the value of metal used to make the coin is called as its intrinsic value. Now what is token money? टोकन मनी या मेटेलिक मनी इज मेड अप ऑफ इम्प्योर एंड इन्फीरियर मेटल्स। टोकन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग पेपर मनी कहते हैं, पेपर की तो कुछ वैल्यू होती ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर जैसे 2000 का नोट है, उसके पेपर की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसकी फेस वैल्यू है, वैसे ही करके टोकन मनी के अंदर में जो उसका मेटल होता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है लेकिन उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब इसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है और फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। This type of metallic money has face value greater than the intrinsic value. Since the price of metal changes with time, the standard metallic money is not proper type of money. तो स्टैंडर्ड मनी को इस्तेमाल करना उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि अगर आप गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू के हिसाब से मनी बना रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, तो उससे आपकी करेंसी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। Moreover, there is a need to keep large quantity of superior और प्योर मेटल, और इतना गोल्ड और सिल्वर कोई कहाँ से लेकर के आएगा, तो इसीलिए स्टैंडर्ड मनी इज़ नॉट मच प्रेफर्ड, टोकन मनी इज़ प्रेफर्ड। जैसा हमारे यहाँ पे जो आज के समय में रुपी है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ टोकन मनी। इंडियन रुपी इज़ क्या, इंडियन रुपी इज़ टोकन मनी। अगर आप स्टैंडर्ड मनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब गोल्ड और सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी जो हर एक के पास नहीं होता। इंडियन रुपी कॉइन्स आर एन एग्जांपल ऑफ टोकन मनी भी है, और ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। इट इज़ अ लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि यू कैन पे only up to a certain amount of, you can pay for only up to a certain amount of transactions. हमने जैसे आपसे कहा था कि इंडियन करेंसी नोट्स आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर, लेकिन जैसे रुपी कॉइन्स होते हैं तो रुपी कॉइन्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब आप उससे केवल एक लिमिटेड अमाउंट तक का ही पेमेंट कर सकते हैं, आप उससे एक लिमिटेड अमाउंट तक का ही पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लिमिटेड लीगल टेंडर। कितने रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं वो भी हम डेटा आपके लिए निकाल के लेके आए हैं। एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइन्स की जो प्रिंटिंग होती है इट इज़ एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट। इंडियन कॉइनेज एक्ट रिवाइज किया गया था 2011 में, सो इट इज़ इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग आप 1000 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस के लिए पेमेंट कॉइन्स के फॉर्म में कर सकते हैं। उसमें भी 50 पैसे के जो कॉइन्स होते हैं उनसे आप सिर्फ 10 रुपये तक के पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये के कॉइन से आप 1000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं और सामने वाला उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या, द मनी विच कैन बी यूज टू पे इन ट्रांजेक्शन्स ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। और फ्री कॉइनेज का मतलब हमने आपको बताया था। कुछ और एडिशनल टर्म्स है जो कि इसमें हम आपको समझा रहे हैं। सब्सिडरी मनी, सब्सिडरी मनी का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ मनी जो कि स्मॉलर पेमेंट्स के लिए, जैसे पैसा, रुपया, ये सब हम लोग ने स्मॉलर डिनोमिनेशंस बनाए थे, तो ऐसे स्मॉलर डिनोमिनेशंस जिनको स्मॉल अमाउंट की पेमेंट्स करने के लिए जैसे हम कहते हैं डॉलर, सेंट्स, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप छोटे डिनोमिनेशन के अमाउंट को पे कर सकें। सो दोज फॉर्म ऑफ मनी विच आर मेड फॉर पेइंग स्मॉलर अमाउंट्स, दोज डिनोमिनेशंस विच आर मेड फॉर पेइंग स्मॉलर अमाउंट्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी मनी, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा फॉर्म ऑफ मनी जिससे आप एक सर्टेन अमाउंट तक पे कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर इज आप उससे कितना तक भी पे कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, द मनी विच कैन बी यूज टू पे अप टू एनी अमाउंट इन अ ट्रांजेक्शन। जैसे करेंसी नोट्स इन इंडिया आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर, बट कॉइन्स आर अ लिमिटेड लीगल टेंडर। नाउ पेपर मनी, पेपर मनी को भी कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले पेपर मनी किस में आया था, चाइना, इन अराउंड 9th सेंचुरी। इंडिया में स्टार्ट हुआ इन अराउंड 19th सेंचुरी, ठीक है। पेपर मनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 हेड्स। अब ये भी कई बार आपसे पूछा गया इसलिए हमने इसको फटाफट डिस्कस कर लिया है। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी का बेसिकली मतलब हो गया जो कि ऐसा मनी है विच इज़ फुली बैक्ड अप, मतलब जितना पेपर मनी, जितना फेस वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं उतनी की ही बैकिंग अप हम गोल्ड एंड सिल्वर में भी करेंगे। In the beginning, the main objective of issuing paper currency was to avoid wastage of metals consequent upon wear and tear.
तो इनिशियली क्या होता था कि हम लोग जो पेपर मनी होता था उसको इसलिए करते थे ताकि हमारा मेटल वेस्ट ना हो, ठीक है, मेटल आपका सिक्योर रहे, वो वेयर एंड टीयर से बचा रहे, ठीक है, इसीलिए पेपर मनी किया जाता था, तो उसमें डेप्रिसिएशन ना हो। बट अलॉन्ग विद टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड कि इतना ज़्यादा रिजर्व मेंटेन कर पाना गोल्ड एंड सिल्वर का पॉसिबल नहीं है, खास करके पुअर कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या लाया गया, कन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी मतलब एक ऐसा पेपर मनी जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्टैंडर्ड कॉइन्स, मतलब ऐसी पेपर मनी जिसको हम गोल्ड एंड सिल्वर में बाद में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई हमारे पास 100 रुपये लेकर के आएगा तो उसको 100 रुपये का उसके बदले गोल्ड या सिल्वर वाला कॉइन दिया जाएगा। अगेन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, खास करके पुअर नेशंस के लिए या इवन डेवलपिंग नेशंस के लिए। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी मतलब ऐसा पेपर मनी जिसको गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्ट करने की कोई भी गारंटी सरकार की नहीं होती है, ठीक है। इट प्रिवेल्स इन अ कंट्री व्हेन द मॉनेटरी अथॉरिटी गिव्स नो गारंटी टू कन्वर्ट द पेपर नोट्स इनटू कॉइन्स और अदर वैल्यूएबल मेटल्स। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, आप ये शीट निकाल करके बाद में पढ़ लेना, बस एक बार समझ लो सारे कंटेंट को। फिर इसके बाद सच अ टाइप ऑफ पेपर करेंसी सर्कुलेट्स ऑन अकाउंट ऑफ हाई क्रेडिट एंजॉयड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। फिएट मनी का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा मनी विच इज ग्रांटेड अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट। दिस इज ओनली अ वैरायटी ऑफ इनकन्वर्टेबल, ये भी इनकन्वर्टेबल पेपर मनी जैसा ही है, बट इट इज ग्रांटेड अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिली होती है। इट इज मेड एज अ लीगल डिक्री, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया था लीगल डिक्री, ठीक है, जैसे इंडिया में रुपी हैज अ लीगल डिक्री। इसको इनिशियली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई उतना गोल्ड रिजर्व मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर के इसी को एक रेगुलर फॉर्म कर दिया गया कि भाई आज के समय में ज़्यादातर हम कहेंगे ऑलमोस्ट हर एक देश फिएट मनी का ही इस्तेमाल करता है। डिजिटल करेंसी इन इंडिया, डिजिटल करेंसी क्या होता है, जैसे बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल करेंसी, ठीक है। आप बस एक एग्जाम्पल याद रखिए कि डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल क्या है, बिटकॉइन। चीप मनी का मतलब आप याद रखिए, चीप मनी बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा मनी जो कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ अवेलेबल एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तब किया जाता है जब इकोनॉमी डिप्रेशन से जूझ रही होती है। आज के जैसे समय में आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी कम कर दिया गया, तो इट विल बी कॉल्ड एज क्या, चीप मनी, व्हेन मनी इज मेड अवेलेबल एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बेसिकली मीन्स जो आपके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी। एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट, ये क्लासिफिकेशन जेएम कीन्स ने की थी। इन्होंने दो तरीके से क्लासिफाई किया कि मनी कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। पहला हो गया एक एक्चुअल मनी और दूसरा हो गया मनी ऑफ अकाउंट, दूसरा हो गया मनी ऑफ अकाउंट। इसके बारे में आप ध्यान से और फटाफट समझ लीजिए। एक्चुअल मनी का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मनी मतलब वो मनी जिससे एक्चुअली ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं। जेएम कीन्स की क्लासिफिकेशन है जिससे एक्चुअली ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे रुपी इज़ द लीगल मनी, हमारे यहाँ जो भी वैल्यूज़ स्टेट की जाती हैं ये रुपी में की जाती हैं, लेकिन हो सकता है एक्चुअली में कोई और करेंसी सर्कुलेट करती हो। इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बाकी विदेशों में कम ही होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे आई कैन से यूएसडी सर्कुलेट करता है। उनका अपना करेंसी कुछ और है लेकिन यूएसडी सर्कुलेट करता है। तो खैर एनीवेज, एक्चुअल मनी इज़ द मनी जो कि एक्चुअली उस कंट्री में सर्कुलेट कर रहा है। आई विल से 99% ऑफ द टाइम्स एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट सेम हुआ। मनी ऑफ अकाउंट का मतलब क्या, जहाँ पे जिस तरीके से या जिस करेंसी में उस देश के ट्रांजैक्शंस को स्टेट किया जाता है या फिर जिस करेंसी में उस देश के अमाउंट को स्टेट किया जाता है। जैसे किसी चीज़ का दाम लिखना है तो उसका दाम हमारे यहाँ पे रुपी में लिखा जाता है, तो दैट इज़ मनी ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर हम कहें हमारे यहाँ पे डॉलर सर्कुलेट होता है तो डॉलर में अगर हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इट बिकम्स क्या, एक्चुअल मनी। तो जिस करेंसी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दैट इज़ एक्चुअल मनी, जिसमें हमारे अकाउंट्स को स्टेट किया जा रहा है, ट्रांजैक्शंस को मेक किया, जिसमें हमारे ट्रांजैक्शन को स्टेट किया जा रहा है, दैट बिकम्स क्या, मनी ऑफ अकाउंट, ठीक है। The monetary unit in which the money of account is expressed may not be exactly same as the circulating medium, लेकिन इंडिया में तो सेम है, लिखने का और ट्रांजैक्शन करने का सेम है। क्या है दोनों का, रुपी। दैट इन विच द डेट्स एंड प्राइसेस आर जनरली परचेजिंग पावर आर एक्सप्रेस्ड, मतलब जिस तरीके से हम लोग अपने डेट्स और प्राइसेस को स्टेट करते हैं दैट इज़ क्या, मनी ऑफ अकाउंट। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी
का भी एक शब्द आपसे छोटा सा पूछा जा सकता है। क्रेडिट मनी बेसिकली मीन्स बैंक मनी, वो वाला मनी जो कि हम लोग बैंक के पास में जमा कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स या कैश इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दैट इज ऑल क्रेडिट मनी। ठीक है, चेक इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट मनी। ठीक है, वी कैन यूज चेक्स फॉर ट्रांसफरिंग दिस क्रेडिट मनी। ठीक है, तो बैंक में रखा पैसा इज क्रेडिट मनी which is payable on demand. It is that money which is payable on demand. So I can say FD हमने इसमें include कर दिया, FD then should not be included because it is that money which is payable on demand. Checkable deposit जिसको हम लोग कहते हैं। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट क्योंकि हम चाहते हैं आपको फटाफट बस इसका एक ओवरव्यू दे दें, फिर आप इस शीट को पढ़ के बात खत्म कर लेना। ग्रेशम्स लॉ, ये भी आपसे एक दो बार पूछा गया, आई एम डिस्कसिंग इट इन दिस लास्ट मोमेंट। ग्रेशम्स लॉ इज़ बेसिकली कि एक लाइन है ग्रेशम्स लॉ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इसको आप ऐसे समझो कि अगर हमारे यहाँ पे दो करेंसी सर्कुलेट करती है, एक हमारे यहाँ पे सर्कुलेट करता है सिल्वर और एक हमारे यहाँ पे सर्कुलेट करता है, चलो ऐसे ले लेते हैं, एक हमारे यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है गोल्ड कॉइन, एक सर्कुलेट कर रहा है सिल्वर कॉइन, और दोनों का वैल्यू 10 रुपये है, दोनों का वैल्यू 10 रुपये है। तो हम क्या चाहेंगे, गोल्ड वाला अपने पास रख ले और सिल्वर वाला ही आपको दें। भैया गोल्ड वाला अपने पास रख लेते हैं, सिल्वर वाला ही आपको देते हैं। जैसे अगर आपके पास में दो नोट हो, एक नया हो और एक फटा हुआ हो, तो आप पहले फटे हुए को सल्टाना चाहेंगे ना। वही सेम बात है कि आपके पास अगर बैड मनी और गुड मनी दोनों सर्कुलेशन में है तो फिर यू विल ट्राई टू गिव गुड मनी एंड कीप बैड मनी, सॉरी यू विल ट्राई टू गिव बैड मनी एंड कीप गुड मनी एज अ रिजर्व, कि बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बाद में हम गोल्ड को 10 रुपये के फॉर्म में क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम गोल्ड को पिघला के गोल्ड के फॉर्म में बेच देंगे, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो गोल्ड को पिघला के बेच दें तो फिर ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। हालांकि ये गलत है, लेकिन अगर ऐसा कर दें तो हमको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो वही चीज़ था ग्रेशम्स लॉ, जिसने कहा कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अब इसमें आपको याद रखना है कि बैड मनी का मतलब क्या हुआ और गुड मनी का मतलब क्या हुआ। कॉइन्स ऑफ ओवर वैल्यूड मेटल, अगर बाय मेटलिज्म है, बाय मेटलिज्म का मतलब कि आपके यहाँ दो मेटल सर्कुलेशन में, गोल्ड और सिल्वर। मोनो मेटलिज्म का मतलब कि एक ही मेटल सर्कुलेशन में, बाय मेटलिज्म का मतलब दो मेटल सर्कुलेशन में, गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर बाय मेटलिज्म है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, तो जो ओवर वैल्यूड मेटल है, ओवर वैल्यूड, जैसे हमने कहा अगर गोल्ड वाला भी 10 रुपये का था तो सिल्वर वाला 10 से कम का होना चाहिए था ना, तो सिल्वर हैज बिकम ओवर वैल्यूड। तो जो ओवर वैल्यूड मेटल है दैट विल बी कॉल्ड एज बैड मनी। सिल्वर का कॉइन कहलाएगा बैड मनी और जो गोल्ड का कॉइन है वो कहलाएगा गुड मनी। और वही फिर होगा, लोग गुड मनी रख लेंगे और बैड मनी को सर्कुलेट करेंगे, तो गुड मनी विल कम आउट ऑफ सर्कुलेशन। अंडर द पेपर स्टैंडर्ड, इफ मतलब अगर पेपर करेंसी इस्तेमाल हो रही है, अगर दोनों ही सुपीरियर, इफ बोथ स्टैंडर्ड कॉइन्स ऑफ सुपीरियर मेटल एंड इनकन्वर्टेबल पेपर नोट्स आर सर्कुलेटिंग टुगेदर, मतलब अगर हम कहें पेपर करेंसी है और हमारे कॉइन्स और रुपी नोट्स दोनों सर्कुलेट कर रहे हैं, तो व्हाट पीपल विल वांट कि कॉइन्स रख लेते हैं और रुपी नोट सर्कुलेट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड कॉइन है तो हम स्टैंडर्ड कॉइन को रख लेते हैं और रुपी नोट सर्कुलेट करते हैं। जैसे मान लो स्टैंडर्ड कॉइन है, तो अगर 10 रुपये का कॉइन है तो 10 रुपये का मेटल भी है उसमें, तो हम उसको आज रख लेते हैं, बाद में उस मेटल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको मेटल के फॉर्म में बेच देंगे, 10 रुपये के फॉर्म में नहीं सर्कुलेट करेंगे, मेटल के फॉर्म में बेच देंगे। तो बेसिकली इस अगर हम पेपर करेंसी की बात करें तो जो कॉइन होगा, जो मेटल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज गुड मनी, और जो पेपर होगा उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज बैड मनी। तो कॉइन्स विल कम आउट ऑफ सर्कुलेशन। इट वॉज गिवन बाय whom? Sir Thomas Gresham. Nothing else required. This was Gresham's law. नेक्स्ट इज मेटेलिक स्टैंडर्ड। मेटेलिक स्टैंडर्ड के अंदर में हम लोग ने पढ़ा अभी मोनो मेटलिज्म होता है, बाय मेटलिज्म होता है। मोनो मेटलिज्म के अंदर में दो होता है, सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब या तो आप सिर्फ सिल्वर इस्तेमाल करेंगे या तो आप सिर्फ गोल्ड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोनो मेटलिज्म। अब इसके अंदर में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये भी देखो हम लोगों ने पहले पढ़े थे और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लास्ट में लिखे हुए हैं, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। हम आपको पढ़ा क्या था, ये हम लोगों ने इसके एमसीक्यूज किए थे लेकिन समझा नहीं था, आज हम आपको फटाफट सब एक बार समझा रहे हैं। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ये सब शब्द आप सुनते होंगे, समझ में नहीं आता होगा, सुने होंगे ज़रूर से, आज आपको एक बार समझा दे रहे हैं फटाफट। गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, इसका मतलब कि एग्जैक्टली गोल्ड कॉइन्स ही सर्कुलेशन में है, या सिल्वर करेंसी स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली सिल्वर कॉइन्स ही सर्कुलेशन में। सो इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इन विच फॉर्म द एक्चुअल गोल्ड कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन।
एक्चुअल गोल्ड कॉइन सर्कुलेट हो रहे होते हैं. इट इज ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड या फुल गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड या फुल गोल्ड स्टैंडर्ड. नेक्स्ट इज गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड. गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड क्या होता है कि इट इज अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड. ये गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड का एक रिवाइज्ड वर्जन हो गया. जैसे इसके अंदर में क्या होता है कि आप एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि गोल्ड ही सर्कुलेट कर रहे हैं, बट जो भी करेंसी नोट्स आप सर्कुलेट कर रहे हैं इनको फुली बैकअप कर रहे हैं बाय गोल्ड रिजर्व. मतलब करेंसी सर्कुलेट हो रही है, पेपर नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, बट दे आर बैक्ड अप बाय गोल्ड रिजर्व. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड. ठीक है, इसमें बैक्ड अप हम लोग करते हैं, फुली बैक्ड अप बाय गोल्ड रिजर्व. ये सब कीवर्ड याद रखिएगा, इसको बस पढ़ लीजिएगा. ये गारंटी कि उसमें से एक दो भी सवाल अगर आ गया तो ये मेहनत सफल है. गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ये शब्द भी आपने सुना होगा. अब ये क्या होता था, ये एक सबसे छोटे समय के लिए आया गया स्टैंडर्ड था. इसमें बस आपको ये कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं. क्या दिस सिस्टम वॉज फाउंड suitable for underdeveloped countries who could not afford the luxury of full gold standard. Under this system, the government takes no responsibility of converting internal currency into gold for meeting domestic requirement. इसके अंदर में क्या होता था कि आप कन्वर्ट कर देंगे किसी भी करेंसी को गोल्ड में, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बुलाते थे, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, अपना मेंटेन तो कर रहे थे रिजर्व, लेकिन फुल रिजर्व नहीं मेंटेन करते थे. तो गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एनी गारंटी कि हम आपके दिए गए पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर ही देंगे. ठीक है, और गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, एक्चुअली ये हम कहना चाह रहे थे कि सबसे छोटे समय के लिए आया था. ये सिर्फ 3-4 साल के लिए आया था, और ये कुछ पर्टिकुलर देशों के बीच में हुआ था, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस. ये ट्राई पार्टी मॉनिटरी एग्रीमेंट में एंटर किए थे और उन्होंने इस रिजर्व स्टैंडर्ड के लिए एग्री किया था. इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाया ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनको स्टेबलाइज किया जा सके. जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनको स्टेबलाइज किया सके. तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड था जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए आया, या फिर जिसके अंदर में एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड बनाया गया. इनफैक्ट हमने ये क्लास में डिस्कस भी किया था, शायद उसका जवाब भी हमने गलत दे दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है कि एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड किस में बनाया जाता है, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अंदर में. गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अंदर में ये 3 देशों के बीच में किया गया था, ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस के बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के अंदर 1936 से 1939 तक. तो इसके अंदर में क्या किया गया, एक गोल्ड रिजर्व मेंटेन किया गया ताकि जो हमारे एक्सचेंज रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट ना करें. इसके पीछे की एग्जैक्ट मैकेनिज्म आई विल नॉट बी डिस्कसिंग राइट नाउ. बस इतना आप कीवर्ड्स याद रखिए, एमसीक्यू के लिए इतना काफ़ी है. गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, अब ये वो स्टैंडर्ड है जो कि काफ़ी हद तक फॉलो किया गया इन रीसेंट टाइम्स ऑल्सो. इसके अंदर में क्या किया गया कि द वैल्यू ऑफ एवरी करेंसी वॉज टर्म्ड या पेग्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. The value of every currency was pegged या termed in expressed in terms of gold. मतलब रुपए की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में बताएंगे, डॉलर की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में बताएंगे, यूरो, पाउंड, येन, यूएन सबकी वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में बताएंगे. फिर उसी के बेसिस पे आपस में ट्रांजैक्शंस होंगे. तो ये क्या था, गोल्ड पैरिटी, गोल्ड के साथ पैरिटी, इक्वालिटी स्टैब्लिश करना, हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में बताना. सो gold parity standard is the modern version of gold standard. It came into force with establishment of IMF in 1946. Under this standard, every country has to define the par value of its currency in terms of gold to determine the exchange rate. फिर लास्ट में इसके MCQs हैं. इन MCQs को आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. These are a bit important MCQs. Taken from some again important sources. Best wishes. क्या ही कहें, हम आपसे कल एक बार मिलेंगे शाम को आपके पेपर डिस्कशन के लिए. ठीक है, मज़े से जाओ. बाकी आपको सर एक शाम को एक वीडियो के थ्रू और एक गाइड करेंगे. बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड. बाय. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई विल टेक इट टुमारो नाउ. विल मीट टुमारो इवनिंग. कल शाम को मिलते हैं. ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के बाद. शानदार करिएगा. ठीक है, बाय.